हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीपीएससी 112 रूरल लोकल गवर्नेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्क्राइब द मैंडेटरी एंड डिस्क्रिशनरी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के कौन से प्रोविजंस सभी राज्यों के लिए कंपलसरी, मैंडेटरी है और कौन से ऑप्शनल, डिस्क्रिशनरी है। आपको दोनों को क्लियरली अलग अलग समझाना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था। इसका मैं उद्देश्य था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देना। इस एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 और 11th शेड्यूल ऐड किए गए। अमेंडमेंट में कुछ प्रोविजंस हर स्टेट के लिए मैंडेटरी है, जबकि कुछ प्रोविजंस डिस्क्रिशनरी है जो स्टेट्स की मर्जी पर है। मेन बॉडी। 1. मैंडेटरी प्रोविजंस। यह वो प्रोविजंस है जो हर स्टेट को अपने पंचायती राज सिस्टम में इंक्लूड करने होते हैं। 3 टियर सिस्टम। हर स्टेट में 3 स्टार का पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद 20 लाख से कम पॉपुलेशन वाले स्टेट्स एग्जेम्प्ट है। रेगुलर इलेक्शंस। पंचायतों के इलेक्शंस हर 5 साल में होने चाहिए। अगर पंचायत डिसॉल्व हो जाए तो 6 महीने के अंदर नए इलेक्शंस करवाना जरूरी है। रिजर्वेशन। एससी, एसटी और महिलाओं के लिए सीट रिजर्वेशन कंपलसरी है। महिलाओं के लिए कम से कम 33% रिजर्वेशन होना चाहिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन। हर स्टेट में एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई जानी चाहिए जो पंचायत के इलेक्शंस को सुपरवाइज करे। टेन्योर एंड डिसोल्यूशन। पंचायतों का टेन्योर 5 साल का होगा और अगर वो डिसॉल्व हो जाए तो 6 महीने में नए इलेक्शंस होने चाहिए। स्टेट फाइनेंस कमीशन। हर 5 साल में स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाना चाहिए जो पंचायतों के फाइनेंशियल मैटर्स पर रिकमेंडेशन दे। 2. डिस्क्रिशनरी प्रोविजंस। यह प्रोविजन स्टेट्स की मर्जी पर छोड़े गए हैं। पावर्स एंड फंक्शंस। स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो पंचायतों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के प्लान्स बनाने की जिम्मेदारी दे सकती है। टैक्सेस और रेवेन्यू। स्टेट चाहे तो पंचायत को टैक्सेस कलेक्ट करने का अधिकार दे सकती है। ग्राम सभा। ग्राम सभा का होना तो जरूरी है, लेकिन इसकी पावर्स क्या होंगी यह स्टेट डिसाइड करता है। चेयरपर्सन्स का चुनाव। पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा इसका डिसीजन भी स्टेट लेजिस्लेचर लेता है। वुमेन रिजर्वेशन 33% से ज्यादा। कॉन्स्टिट्यूशन में 33% का प्रोविजन है, लेकिन कुछ स्टेट्स जैसे बिहार ने इसे बढ़ाकर 50% कर दिया है। 3. इस क्लासिफिकेशन का महत्व। यूनिफॉर्मिटी। मैंडेटरी प्रोविजन से कंट्री के सभी राज्यों में पंचायती राज का एक बेसिक स्ट्रक्चर मेंटेन होता है। फ्लेक्सिबिलिटी। डिस्क्रिशनरी प्रोविजन से हर स्टेट अपने लोकल नीड्स के हिसाब से सिस्टम को कस्टमाइज कर सकती है। एम्पावरमेंट। रियल एम्पावरमेंट तब होगा जब स्टेट्स डिस्क्रिशनरी पावर्स को भी सीरियसली इंप्लीमेंट करें। 4. एग्जाम्पल्स और रियल लाइफ एप्लीकेशन। केरला और कर्नाटका, इन स्टेट्स ने ऑप्शनल प्रोविजंस भी इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किए हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार, स्ट्रक्चर तो बना दिया है, लेकिन पावर्स और फंड्स की एक्चुअल डिवोल्यूशन वीक है। विमेन रिजर्वेशन। बिहार और राजस्थान ने महिलाओं का रिजर्वेशन 50% तक बढ़ा दिया है। कंक्लूजन। 73rd अमेंडमेंट ने पंचायती राज को स्ट्रांग बनाने के लिए फाउंडेशन दिया। मैंडेटरी प्रोविजंस ने बेसिक फ्रेमवर्क दिया और डिस्क्रिशनरी प्रोविजंस ने स्टेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी दी। लेकिन रियल सक्सेस इस बात पर डिपेंड करता है कि स्टेट्स इन प्रोविजंस को कितनी सीरियसली इंप्लीमेंट करते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, डिस्कस द रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी इन प्लानिंग। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस (PRI) और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी (DPC) प्लानिंग के प्रोसेस में क्या रोल प्ले करते हैं। इनके स्ट्रक्चर, फंक्शंस और डेवलपमेंट प्लानिंग में इनकी भूमिका को एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन।
पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस (PRI) रूरल सेल्फ गवर्नेंस का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, जिसे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के जरिए इंट्रोड्यूस किया गया था। इनका काम है लोकल लेवल पर प्लानिंग और डेवलपमेंट को लीड करना। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी (DPC) आर्टिकल 243ZD के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो अलग अलग लेवल्स के प्लान्स को इंटीग्रेट करके एक डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान बनाती है। PRI और DPC दोनों मिलकर डिसेंट्रलाइज्ड और पार्टिसिपेटरी प्लानिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेन बॉडी 1. पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का प्लानिंग में रोल। लोकल पार्टिसिपेशन का प्लेटफॉर्म। PRI ग्राम सभा के जरिए लोगों को प्लानिंग में डायरेक्टली शामिल करते हैं। इससे प्लानिंग बॉटम अप होती है, जिसमें लोग अपनी रियल नीड्स को शेयर करते हैं। जरूरत के हिसाब से प्लानिंग। लोकल इश्यूज जैसे पानी, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, हाउसिंग वगैरह पर बेस्ड प्लानिंग बनती है। ग्राम पंचायत अपने एरिया के लिए स्पेसिफिक प्लान्स बनाता है। इम्प्लीमेंटेशन भी PRI के पास होती है। सिर्फ प्लानिंग ही नहीं, PRI स्कीम्स जैसे MG नरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, PMAY को इम्प्लीमेंट और मॉनिटर भी करते हैं। एग्जाम्पल, केरला के पीपल्स प्लान कैंपेन में PRI को फुल पावर्स दिए गए, जिससे लोकल लेवल पर बेटर प्लानिंग और फंड यूटिलाइजेशन हुआ। 2. डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का स्ट्रक्चर और रोल। संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 243ZD DPC का काम है कि PRI और अर्बन बॉडीज के प्लान्स को कंबाइन करके एक डिस्ट्रिक्ट प्लान तैयार करे। कॉम्पोजिशन, इसमें PRI, म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्टेड मेंबर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और एक्सपर्ट शामिल होते हैं। फंक्शंस, ग्राम और अर्बन लेवल के प्लान्स को इंटीग्रेट करना। डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटीज के हिसाब से अलाइनमेंट। फंड्स की एलोकेशन और गैप एनालिसिस करना। केस एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में DPC ने रूरल और अर्बन प्लानिंग के बीच का गैप काफी हद तक कम किया है। 3. PRI और DPC के बीच कोऑर्डिनेशन। दोनों तरफ से कम्युनिकेशन। ग्राम पंचायत और ब्लॉक से प्लान्स DPC को भेजे जाते हैं और DPC उन पर फीडबैक देके फाइनल प्लान अप्रूव करता है। ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग। PRI मेंबर्स को कंटिन्यूअस ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो क्वालिटी प्लान्स बना सकें। NGO और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी हेल्प करते हैं। चैलेंजेस, टेक्निकल स्टाफ की कमी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, अर्बन रूरल इंटीग्रेशन में दिक्कत, फंड्स रिलीज में डिले। 4. इंस्टीट्यूशनल सिस्टम को स्ट्रांग बनाने की जरूरत। रियल डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसीज। प्लानिंग और बजटिंग में ऑटोनॉमी दी जाए जिससे रियल डिसेंट्रलाइजेशन हो सके। डिजिटल टूल्स का यूज। पंचायत जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स प्लानिंग और मॉनिटरिंग में मददगार हो सकते हैं। लोगों की भागीदारी। ग्राम सभा और वार्ड मीटिंग्स के जरिए जब लोग एक्टिवली प्लानिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। कंक्लूजन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज रूरल डेवलपमेंट और डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के बैकबोन है। दोनों की बेहतर कोऑर्डिनेशन से लोकल नीड्स का ध्यान डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान्स में लिया जाता है। लेकिन कैपेसिटी, फंडिंग और इंटीग्रेशन में इंप्रूवमेंट जरूरी है। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को एम्पावर्ड बनाना होगा ताकि ग्रासरूट्स लेवल पर असली विकास हो सके। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Question 3. In most of the states, the power of resource mobilization is with Gram Panchayat, and there are various sources of revenues, which provide sufficient resources to panchayats. Comment. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ग्राम पंचायत के रिसोर्स मोबिलाइजेशन के रोल को समझना है। हमें बताना है कि ग्राम पंचायत अपने फंड्स कैसे इकट्ठा करती है, इनके क्या रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं, और क्या ये पैसा उनकी डेवलपमेंट नीड्स के लिए काफी होता है। एक क्रिटिकल एनालिसिस जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ग्राम पंचायत गांव की सबसे बेसिक सरकारी यूनिट होती है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब है कि पंचायत अपने काम करने के लिए पैसा कैसे इकट्ठा करती है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ग्राम पंचायत को कई फाइनेंशियल पावर्स दिए गए हैं। इस आंसर में हम रेवेन्यू सोर्सेस, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और चैलेंजेस को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. ग्राम पंचायत के रेवेन्यू सोर्सेस। ग्राम पंचायत के इनकम सोर्सेस दो पार्ट्स में होते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स रेवेन्यूज। घर का टैक्स, प्रोफेशन टैक्स, मार्केट फीस, पानी का टैक्स, फेयर्स और गांव के इवेंट्स पर लगने वाले टैक्सेस। लेकिन टैक्स कलेक्शन काफी कम होता है क्योंकि सिस्टम वीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यूज। सर्टिफिकेट्स देने के चार्जेस,
पंचायत हॉल्स या विलेज एसेट्स को किराए पर देना, गांव की जमीन, तालाब, ETC से इनकम। ग्रांट्स इन एड, स्टेट और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन से फंड्स। MG नरेगा, PMAY जैसे योजनाओं से भी पैसा आता है। 2. रिसोर्स मोबिलाइजेशन का पावर, कई स्टेट्स में पंचायत को रेवेन्यू इकट्ठा करने का लीगल पावर दिया गया है। बजट का कंट्रोल, पंचायत अपना बजट बनाकर अपने लोकल नीड्स के हिसाब से काम करती है। स्टेट्स के बीच अंतर, केरला, कर्नाटका जैसे स्टेट्स ज्यादा ऑटोनॉमी देते हैं। चैलेंजेस, फंड्स के लिए सेंटर और स्टेट पर ज्यादा निर्भर है। ट्रेन स्टाफ की कमी और टेक्निकल नॉलेज का अभाव। 3. फंड सफिशिएंसी में प्रॉब्लम्स, लीगल पावर्स होने के बावजूद पंचायत को काफी डिफिकल्टीज होती है। लो टैक्स कलेक्शन, लोग टैक्स नहीं देते और पंचायत एनफोर्समेंट नहीं कर पाती। पुअर इकोनॉमी, गांव में इनकम कम होने के कारण टैक्स बेस छोटा है। टाइड ग्रांट्स का प्रॉब्लम, बहुत सारे फंड स्पेसिफिक काम के लिए होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। ट्रांसपेरेंसी इश्यूज, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं होते, जिससे लोगों का भरोसा कम होता है। 4. इंप्रूवमेंट के तरीके, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग, पंचायत स्टाफ को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। टेक्नोलॉजी का यूज, पंचायत जैसे टूल्स से ट्रांसपेरेंसी बढ़ सकती है। पब्लिक पार्टिसिपेशन, जान सुनवाई से ट्रस्ट बिल्ड होता है। पॉलिसी सपोर्ट, स्टेट को प्लानिंग और ऑडिटिंग में सपोर्ट देना चाहिए। कंक्लूजन, ग्राम पंचायत के पास रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लीगल राइट्स है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अभी भी कम है। फंड्स इकट्ठा करने में कई प्रॉब्लम्स है। अगर हम उनको ट्रेनिंग दें, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएं और रियल ऑटोनॉमी दें तो रूरल गवर्नेंस काफी सुधर सकती है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 4. Write short notes in about 200 words on each of the following. A. Evolution of the local government. B. Devolution of functions. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 अलग अलग शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, हर एक लगभग 200 वर्ड्स का। पहला पार्ट लोकल गवर्नमेंट के ऐतिहासिक विकास के बारे में है और दूसरा पार्ट बताता है कि कैसे स्टेट सरकार अपने पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लोकल बॉडीज को ट्रांसफर करती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकार गवर्नेंस का तीसरा स्टार है जो डायरेक्टली जनता के साथ काम करता है। इसका मकसद होता है पब्लिक पार्टिसिपेशन और सर्विसेज का लोकल लेवल पर डिलीवरी। इंडिया में इसका विकास एक लंबी प्रोसेस रहा है। साथ ही डिवोल्यूशन ऑफ फंक्शन से ही इन बॉडीज को असली पावर मिलती है जिससे ये सही से काम कर सके। ए. एवोल्यूशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। प्राचीन भारत में भी गांव की सभाएं होती थी जो लोकल गवर्नेंस का काम करती थी। ब्रिटिश टाइम में लॉर्ड रिपन के 1882 के रेजोल्यूशन को मॉडर्न लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का शुभ आरंभ माना जाता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट्स। स्वतंत्रता के बाद बलवंतराय मेहता कमेटी 1957 ने 3-tier पंचायती राज सिस्टम की सुझाव दिया। यह सिस्टम कई राज्यों में लागू हुआ, लेकिन अलग अलग तरीके से। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 1992 में 73rd अमेंडमेंट ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। इसमें रेगुलर इलेक्शंस, सीट रिजर्वेशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन और ग्राम सभा जैसे प्रोविजंस शामिल है। कंक्लूजन। लोकल गवर्नमेंट का विकास भारत में लोकतांत्रिक डिसेंट्रलाइजेशन को मजबूत बनाने की तरफ एक कदम रहा है। बी. डिवोल्यूशन ऑफ फंक्शंस। मीनिंग ऑफ डिवोल्यूशन। डिवोल्यूशन का मतलब होता है सरकार के फंक्शंस और पावर्स को फॉर्मली लोकल लेवल पर ट्रांसफर करना। यह डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का एक एसेंशियल पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। कॉन्स्टिट्यूशन के 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जो PRI को दिए जा सकते हैं, लेकिन हर राज्य में ये ट्रांसफर अलग होता है। डायमेंशंस ऑफ डिवोल्यूशन। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवोल्यूशन, स्टाफ और डिसीजन मेकिंग पावर्स का ट्रांसफर। फाइनेंशियल डिवोल्यूशन, फंड्स और रेवेन्यू का एलोकेशन। फंक्शनल डिवोल्यूशन, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन जैसे कामों का जिम्मा PRI को देना। इश्यूज एंड चैलेंजेस। कई जगह पर पावर्स का प्रॉपर ट्रांसफर नहीं हुआ है। स्टाफ की कमी और फाइनेंस के लिए स्टेट पर निर्भर रहना एक बड़ी समस्या है। कंक्लूजन। जब तक असली डिवोल्यूशन नहीं होगा, लोकल गवर्नेंस पावरफुल नहीं बन सकता। इससे ही ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी का असली फायदा मिलता है। कंक्लूजन।
लोकल गवर्नमेंट का विकास बताता है कि भारत में हमेशा से ग्रासरूट्स लेवल पर लोकतंत्र की अहमियत रही है। लेकिन अगर डिवोल्यूशन ठीक से ना हो तो यह इंस्टीट्यूशंस अपना रोल अच्छी तरह नहीं निभा सकते। दोनों चीजें रूरल गवर्नेंस के लिए बहुत जरूरी है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।